नमस्कार दोस्तों, 17 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है सब्सिडी रेट्स को हाइक करने के फैसले को। देखिए 20 मई के लगभग पे ये न्यूज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की थी, जहां पे फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है उसको 140% से सरकार ने बढ़ाया था। पहले सब्सिडी कितनी थी? 500 रुपये प्रति बैग, फिर उसको बढ़ा के कितना किया गया था? 1200 रुपये प्रति बैग किया गया था, मतलब 700 रुपये की सब्सिडी बढ़ाई गई थी। तो 500 रुपये के रिस्पेक्ट में 700 रुपये कितना हो गया? 140% का इंक्रीज हो गया। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि देखिए, वैसे एक 50 kg का डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो बोरी होती है फर्टिलाइजर की, वो पहले बिकती थी 1200 रुपये की। उस 1200 रुपये में 500 रुपये सरकार सब्सिडी देती थी, तो फार्मर्स को 700 रुपये पड़ते थे एक बोरी के। अब हुआ ये कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया भर की सप्लाई चेन उठ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। उसके चलते ये जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या बोला, इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी ने बोला कि अब एक बैग 1900 रुपये का मिलेगा। पहले वही बैग 1200 रुपये का मिल रहा था, अब एक बैग 1900 रुपये का मिलेगा। तो फार्मर्स पहले 700 रुपये दे रहे थे और 500 की सब्सिडी मिल रही थी तो 1200, अब एकदम से 700 के दाम बढ़ गए, तो एक्स्ट्रा 700 रुपये प्रति बैग कौन देगा? फार्मर्स ने बोला हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, 700 रुपये प्रति बैग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये बात सही है, फार्मर सच में बर्बाद हो जाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मोदी जी का अनाउंसमेंट आया था 19 मई को एक हाई लेवल की मीटिंग के बाद कि इस सब्सिडी को 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ा के 1200 रुपये प्रति बैग किया जा रहा है। ये कोविड-19 के अंदर एक वन टाइम मेजर है और खरीफ सीजन के लिए एप्लीकेबल है। खरीफ सीजन में मई जून के आसपास पौधे लगाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स लगाए जाते हैं जो भी आप उगा रहे हो, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर के समय पे। तो खरीफ सीजन की खेती के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये 1200 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी की गई है। और इससे जो खर्चा आएगा वो था 14,775 करोड़। तो उस 20 मई वाले डिसीजन को अभी फाइनल अप्रूवल मिला है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की वजह से। दैट इज वाई ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में है। ऑलरेडी ये न्यूज क्या थी ये मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, जनरल स्टडीज पेपर 2 में, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में, और इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, या सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री हो। सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री की कल 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं मिशन मोड में चीज़ें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ बी पेशेंट। साथ साथ अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मैं जो भी आर्टिकल्स या फिर जो आर्टिकल्स वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ उनके तो लिंक मिलेंगे ही मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे, जो वीडियोस में यूट्यूब पे डालता हूँ उनके भी लिंक मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं भेजता। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सुबह का जो एडिटोरियल अपडेट होता है उसका यूट्यूब नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जब दिन में करंट अफेयर्स में चलाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो वो मैं जो लिंक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन। एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने डाउट्स और मैसेज भेजते रहिए, जब भी मुझे सही लगेगा मैं उनको टेकअप करूंगा अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम कम जाता है, उस वजह से सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट जिनके भी जवाब दे रहा हूँ वो सबके काम के हैं। ये है। फिर नेक्स्ट है इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन। बाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन। ये डीप ओशन मिशन बहुत लंबे समय से इसके ऊपर बातचीत कर रही थी, लॉन्ग पेंडिंग है ये। यहाँ पे क्या बना जाएगा कि एक सबमर्सिबल मिशन, वैसे इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है कि सबमर्सिबल व्हीकल, एक सबमर्सिबल व्हीकल को 6000 मीटर तक की गहराई में बेचा जाएगा ओशंस के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है 6000 मीटर की गहराई में कहीं ना कहीं वो ओशन फ्लोर तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां पे प्रीशियस मेटल्स की हंटिंग की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ओशन बेड्स में पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स मिलते हैं, और इस पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इतनी डेप्थ पे जाके कहीं ना कहीं पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स की और बाकी प्रीशियस मेटल्स की माइनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है, और वही करेगा ये डीप ओशन मिशन। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की नोडल मिनिस्ट्री। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इन 6 कंपोनेंट्स को मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल जाएगा 6000 मीटर की गहराई पे। इस मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल में 3 लोग होंगे, मतलब ये 3 लोग इस व्हीकल के अंदर बैठ के 6000 मीटर पानी के नीचे जाएंगे।
इनके पास बहुत सारे साइंटिफिक सेंसर्स होंगे, टूल्स होंगे और वहां पे जाके पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को ढूंढेंगे। ऑब्वियस ही बात है ये वेसल के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वेसल के बाहर जाएंगे तो बॉडी फट जाएगी। 6000 मीटर की गहराई पे बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर होता है, तो एक मशीन ही उस प्रेशर को झेल सकती है। फिर आप देखोगे एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम का टारगेट क्या है कि भाई पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को ओशन बेड से माइन किया जा सके। इस चीज की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है टारगेट इंटीग्रेटेड माइनिंग मिशन का। तो सेंट्रल इंडियन ओशन की डेप्थ में इंटीग्रेटेड माइनिंग मिशन कहीं ना कहीं मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और आगे आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोड जारी करेगा। इस कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोड के चलते अलग अलग कंट्रीज को ये गाइडलाइंस दी जाएंगी कि कैसे आप ओशन फ्लोर से माइनिंग कर सकते हो। क्योंकि ओशन फ्लोर जो कि बेंथिक हैबिटेट्स होते हैं ये बहुत इको सेंसिटिव होते हैं। यहाँ की टाइपोलॉजी में, यहाँ की जियोलॉजी में जो भी आप माइनिंग कर रहे हो वो बहुत इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल तरीके से माइनिंग की तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को काफी नुकसान होगा। तो जो भी कोड यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा रिलीज किया जाएगा सीबेड माइनिंग को लेके, उसको फॉलो करते हुए इंडिया अपने इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम के थ्रू पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स की माइनिंग करेगा। बहुत लंबे समय से डीप ओशन में इंडिया पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को ढूंढ रहा है, लेकिन माइनिंग करने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोड का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तो पहला कंपोनेंट हो गया इस डीप ओशन मिशन का। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। आपको पता है कि ओशन की स्टडी करके आसपास के जो भी क्लाइमेट पैटर्न्स है उनके बारे में जाना जा सकता है। तो इस डीप ओशन मिशन का दूसरा कंपोनेंट ये है कि ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और मॉडल्स के थ्रू क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट आएगा ओशन का, सीजनल बेसिस पे, दशकों के बेसिस पे, डिकेडल बेसिस पे, इनको यहाँ पे पता करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा कंपोनेंट इस डीप ओशन मिशन का है डीप सी फ्लोरा और फौना को ढूंढना, माइक्रोब्स को ढूंढना। और जो भी जानवर और आप कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो उनको शोध करके, उनके ऊपर रिसर्च करके उनको कैसे ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसके ऊपर रिसर्च करना। चौथा कंपोनेंट है टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो हाइड्रोथर्मल मिनरल्स के पोटेंशियल सोर्सेज को ढूंढना, ठीक है, इंडियन ओशन मिड ओशनिक रिज के आसपास ये काम है। पांचवा कंपोनेंट है स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट चला के कहीं ना कहीं पानी को आप प्योरीफाई करना, पानी की सॉल्टीनेस को यूज करना, ताकि इस ओशन वाटर को भी ह्यूमन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये ऑफशोर होगा, ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में बनाए जाएंगे ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट। एक्चुअली में इसमें होता ये है कि ओशन की दो लेयर्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं पानी के सॉल्टीनेस को कम करने की कोशिश की जाती है। मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वाले टैक्टिक्स को, वाले टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है आपके साथ। आप YouTube में जब सर्च मारोगे ना OTEC हर्षित त्रिवेदी, तो वहां पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने आपको बताया, जिसका टाइटल ये है कि हाउ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी इन फ्रेश वाटर। तो इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से फ्रेश वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ओके, तो आप OTEC मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आपको पढ़ना है तो आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। फिर फाइनल कंपोनेंट क्या है इस स्कीम का? फाइनल कंपोनेंट है ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ओशन बायोलॉजी और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स को ग्रूम करना, ताकि आगे आने वाले समय में इन एक्सपर्ट्स की रिसर्च के बेसिस पे काफी एडवांटेजेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके ओशन के रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट गिव्स अप्रूवल टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन। इससे रिलेटेड न्यूज पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट, FDI अलग अलग सेक्टर्स में किस प्रकार से आती है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके। यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोर्ड के बारे में ऑलरेडी बात करके रख रखी है, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। FDI अंडर ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट या फिर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोर्ड्स, मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, यूट्यूब में आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। मेरे नाम के साथ सर्च मारने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, उसका रीजन ये है कि इन टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस मिली हुई है, और अभी मेरा चैनल कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं।
तो नाम के साथ सर्च मारेंगे तो ही मेरी द्वारा बनाई गई वीडियोस आपके सामने आएंगी। उसके बाद अभी न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं ना कहीं इंडिया के मेन वेपन प्रोड्यूसर और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोड्यूसर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने की बात की। अब समझिए यहाँ पे कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है तो आउटराइटली इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो तो पूरा का पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और इन कंपनीज को प्राइवेट कंपनी बना दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करो तो इसमें 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और ये बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं, जैसे कि ये एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स, व्हीकल्स, वेपन्स इक्विपमेंट्स, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट्स और एंसिलरी प्रोडक्ट्स, ये सब बनाते हैं। अभी इन इंडस्ट्री को 7 अलग अलग गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में बांटा जाएगा और फिर ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, एसबीआई हो गया, ये भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। इसमें भी मेजर स्टेक होल्डरशिप किसके पास है, भारत सरकार के पास, और ये कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं। इनका एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड की प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की एक मेथोडोलॉजी होती है और उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से काम होता है। सिमिलर चीज यहाँ पे की जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, वहां पे डायरेक्टर्स बैठेंगे, वो डायरेक्टर्स प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस पे यहाँ पे डिसीजंस लेंगे ताकि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल एसेट्स में बदला जा सके। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके स्पेशलाइजेशन को बढ़ाया जा सके, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, कॉस्ट एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये न्यूज़ है जनरल स्टडीज पेपर 3 के रिस्पेक्ट में आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड मेड मैंडेटरी। हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड मतलब कि जो भी थोक सोना के विक्रेता हैं वो गोल्ड के ऊपर हॉल मार्क करेंगे और ये जो हॉल मार्क करने का तरीका है ये गवर्नमेंट अप्रूव होगा। तो इस हॉल, अच्छा देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये स्कीम बनाई गई तो ऑब्वियस ही बात है बीआईएस के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ हॉल मार्किंग की जाएगी। मतलब अब आप सोने के ऊपर उस हॉल मार्क को देख के उसकी क्वालिटी को एसेस कर सकते हो। अब तक ये जो छोटे छोटे स्पूरियस गोल्ड के विक्रेता होते थे ये क्या करते थे कि भैया उल्टा सीधा फर्जी, ठीक है ना, डाइल्यूटेड सोना जिसमें आपने बहुत सारी गंदगी मिला के लोगों को, गरीब लोगों को बेच दिया। गरीब लोग इतनी सारी सेविंग्स मिला मिला के एक छोटी सी झुमकी, एक छोटी सी पायल खरीदते हैं अपने लिए और उसमें बहुत हद तक मिलावट होती है सोने में। तो ये सोने की मिलावट को बंद करने के लिए मैंडेटरी हॉल मार्किंग कर दी है सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स में, और ये फोर्स में आएगी 16 जून से। और ओवरऑल अभी ये 256 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो रही, फेज्ड मैनर में पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक्चुअली में नवंबर 2019 में ही सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स की हॉल मार्किंग 15 जनवरी 2021 से मैंडेटरी होगी। लेकिन ये जो गोल्ड के विक्रेता थे ये एक्सटेंशन मांग रहे थे, चूंकि कोरोना का पैंडेमिक आ गया था तो ये हॉल मार्किंग का जो डेडलाइन थी इसको पूरी तरीके से फॉलो करने में थोड़ा एक्सटेंशन मांगा और सरकार ने एक्सटेंशन दिया। पहले 4 महीने का एक्सटेंशन मिला 1 जून तक, बाद में उसको 15 जून का एक्सटेंशन कर दिया गया। मतलब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब लगभग 4-5 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। ये जो गोल्ड हॉल मार्किंग क्या है, दिस इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन। मतलब कि अगर गोल्ड हॉल मार्क है, मतलब उस पर्टिकुलर गोल्ड के ऊपर हॉल मार्क है, तो इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस गोल्ड की क्वालिटी को चेक किया गया है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं उल्लू बनाया जाता है, कस्टमर्स, ज्वेलरीज, ये काफी ज्वेलर्स, देखिए वो कंज्यूमर्स जो जाके ज्वेलरी खरीदते हैं वो इस हॉलमार्क को देखे कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। आप समझिए, अब हर कोई जाके तनिष्क के शोरूम से ज्वेलरी नहीं खरीदता है। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पहले से हॉलमार्किंग करके रखते हैं, जो फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं, जैसे कि टाटा का ब्रांड है तनिष्क। लेकिन आप देखो कि क्या सारे गांव के लोग तनिष्क से जाके सोना खरीदते हैं? नहीं, छोटे मोटे सुनारों की दुकान पे जाके सोना खरीदते हैं। ये छोटे मोटे सुनार गड़बड़ ना कर पाए तो अब उनको कहीं ना कहीं ज्वेलरी को हॉलमार्क करना यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। और ये जो ज्वेलरी की हॉलमार्किंग है ये प्रॉपर हॉलमार्किंग सेंटर्स में होती है। तो इससे उस हॉलमार्क को देख के बहुत आराम से वो जो गोल्ड खरीदने वाला कंज्यूमर है वो बिना डरे गोल्ड को खरीद लेगा। उसको पहले से पता होगा कि उसका गोल्ड जेन्युइन है। अभी तक देखा जाए तो इंडिया में 30% गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क होती है, लेकिन अब 100% गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्क होना जरूरी हो गया। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नो डाउट यहाँ पे बढ़ेगा और इंडिया एक लीडिंग ग्लोबल मार्केट की तरह उभर के सामने आएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से इंडिया में 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिसमें से केवल 35,879 बीआईएस सर्टिफाइड है। तो अब कंज्यूमर्स और ज्वेलरी बायर्स को कहीं ना कहीं एश्योरेंस हो जाएगी, चूंकि कहीं ना कहीं अब सारे के सारे ज्वेलर्स को अपने आप को बीआईएस से सर्टिफाई करवाना ही पड़ेगा, हॉलमार्क लगवाना ही पड़ेगा। नहीं लगवाओगे तो आप बेच नहीं पाओगे, इट वुड बी इलीगल।
जनरल स्टडीज पेपर 2 में टॉपिक आपको काम आएगा। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड्स $100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। थोड़ा और लोन दिया गया है इंडिया के द्वारा श्रीलंका को $100 मिलियन का। किसने दिया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। किस लिए दिया है? तो श्रीलंका में सोलर पावर की कवरेज को बढ़ाने के लिए दिया है। एक्चुअली में इस चीज का प्रॉमिस बहुत पहले ही कर दिया गया था इंडिया के द्वारा। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 2018 में, ओके, तो ये जो मार्च 2018 की इंटरनेशनल सोलर काउंसिल हुई थी, वहां पे आप देखेंगे कि ये बोला गया था कि रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स लगाए जाएंगे हाउस होल्ड्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में। इस पर्टिकुलर फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में 89 कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलंडे ने 2015 में लॉन्च किया था। तो 2015 में लॉन्च किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसकी फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई मार्च 2018 में नई दिल्ली में। 89 कंट्रीज ने इसको साइन किया और उस समय पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से श्रीलंका को बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए गए थे कि ठीक है भाई, सोलर पावर को डेवलप करने के लिए हम आपको लोन देंगे, और वही $100 मिलियन का लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल मीडिया डिवीजन की तरफ से एक डिक्लेरेशन आया है कि ठीक है भाई, श्रीलंका के अंदर सोलर पावर को जनरेट करने के हमारे बहुत सारे प्लान हैं, और ये सोलर पावर खासकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, स्टेट ओन्ड बिल्डिंग्स में और लो इनकम फैमिलीज में ज़्यादा जनरेट की जाएगी। लो इनकम फैमिलीज खासकर वो जो कि नेशनल पावर ग्रिड के साथ नहीं जुड़े हुई हैं, अगर उनके घर में सोलर एनर्जी बैटरी के साथ लगा दी जाती है तो वो बैटरीज दिन में चार्ज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं शाम को वो घर में बिजली प्रोवाइड करेंगे। अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी प्लान है श्रीलंका जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि नेशनल पावर ग्रिड के साथ एसोसिएटेड जुड़ी हुई नहीं है। श्रीलंका में अभी के लिए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पावर की? 4213 मेगावाट, यानी 4.2 गीगावाट, जिसमें से 1400 मेगावाट हाइड्रो पावर है, 900 मेगावाट कोल से आती है। कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स श्रीलंका की अब ये कोशिश है कि सोलर पावर को बढ़ाया जाए। अगर आप बात करो तो 2015 से लेकर 2034 में श्रीलंका की एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑन पावर कंजम्पशन कितना होने वाला है? 5.3%। ये पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन का फिगर है श्रीलंका का। तो ये लोन $100 मिलियन की तरफ से गया है। तो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया ने सोलर पावर को श्रीलंका में डेवलप करने के लिए $100 मिलियन को लोन दिया है। ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है जो कि क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से कोट कर सकते हो। एक्सिम बैंक के बारे में बात की जाए तो ये इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में दुनिया भर की कंट्रीज को मदद करता है, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनीज, और जो कि लीस्ट डेवलप्ड या फिर हमारे इमीडिएट नेबरहुड में कंट्रीज हैं, जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज को। 1982 में एक्सिम बैंक को बनाया गया था एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और फिर लास्ट न्यूज, चाइना सेट टू सेंड फर्स्ट क्रू टू न्यू स्पेस स्टेशन। चाइना का नया स्टेशन, स्पेस स्टेशन बन गया है। यह अभी रिसेंटली न्यूज में था जब एक चाइनीज रॉकेट का डेब्रिस इंडियन ओशन में क्रैश कर गया था। ओके, ये फोटो है आपकी तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना की। तो इन्होंने एक पार्ट भेजा था अपने स्पेस स्टेशन का, और उसका जो रॉकेट था वो रॉकेट आके वापस क्रैश कर गया था इंडियन ओशन में। ऑलमोस्ट मालदीव के पास ही क्रैश हुआ था। तो अभी इस रिस्पेक्ट में फाइनली आप देखोगे कि ऑलमोस्ट चाइना का स्पेस स्टेशन यहाँ पे बन चुका है, और जो पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं चाइना के नए स्पेस स्टेशन के, वो भेजे जाएंगे बीजिंग के द्वारा स्पेस में। ये किससे भेजे जाएंगे? तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से भेजे जाएंगे तियांगोंग स्टेशन के लिए। तियांगोंग स्टेशन स्पेस में है, और ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं ये वहां पे 3 महीने का समय बिताएंगे। ये जो इनका स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम क्या है? शेंजाओ 12 स्पेस क्राफ्ट। ये जो शेंजाओ 12 स्पेस क्राफ्ट है ये तिहाने स्पेस स्टेशन के मेन सेक्शन में जाके लगेगा, और ये जो तिहाने स्पेस स्टेशन है ये 29 अप्रैल से ऑर्बिट में है। चाइना का पहला क्रूड मिशन है ये पिछले 5 सालों में, और ये चाइना के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है। रीजन बीइंग चाइना प्रोपोगेंडा बहुत चलाता है, और 1 जुलाई 2021 को इनकी रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के ऊपर प्रोपोगेंडा तो चलेगा ही चलेगा। तो भाई ये 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और बोला जाएगा पूरे चाइना के अंदर कि देखो, हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुसने नहीं दिया गया तो हमने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि यूएसए ने चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को बैन कर रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स नहीं जा सकते। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करिए तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप मेरे नाम से सर्च मार सकते हैं। यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान के एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैन होने के बाद चाइना ने मिशन मोड पे अपने स्पेस स्टेशन को डेवलप किया है,
तो इनका जो तियांगोंग नाम का या फिर तियाने नाम का जो स्पेस स्टेशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा है, लेकिन आप कह सकते हो कि इसकी लाइफ स्पैन लगभग 10 साल की है। और 10 साल में हो सकता है कि चाइना इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ले कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा बड़ा स्पेस स्टेशन भी आने वाले कुछ सालों में बना ले। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अकेले का नासा का नहीं है, उसमें बहुत सारी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है, यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप, जापान। रशिया भी प्लान कर रहा है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन वो स्पेस में रखेगा। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर फेज में और क्या क्या न्यूज़ निकल के आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। वेबसाइट एक बार जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं।